बिहार की राजनीति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक नई बिसात चली है। विपक्ष इसे राजनीति कहेगा, लेकिन जब ये बिसात बिहार की राजनीति में आ रही है तो वो तमाम राजनेता जो जाति के बंधनों के तले अपनी वोट बैंक की रोटियां सेकते हैं, अब घबराए हुए हैं। राम मंदिर ने जिस तरह तमाम हिंदू वोट बैंक को भाजपा की झोली में डाल दिया था, अब बिहार में अमित शाह ने सीता मां के विराट मंदिर का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुआ है। हालांकि इस पर कामकाज लंबे समय से चल रहा है, इस पर जमीन अधिग्रहण पहले भी हो गया है, लेकिन बिहार चुनाव है तो इस मुद्दे पर अब अमित शाह बार बार बिहार में गूंज कर रहे हैं। अभी हाल ही में बिहार पहुंचे अमित शाह ने एक बार फिर से सीता मंदिर के ऐलान की बात की। बिहार में ये ऐलान कैसे राजनीतिक तस्वीर नहीं तो बदलेगा? बिहार में आप ये मान लीजिए कि क्या सीता माता के मंदिर की स्थापना की बात की तो राजनीति में जब चुनाव होना है तो हम उसको राजनीतिक चश्मे के हिसाब से देखने लगते हैं। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी की जो एक स्टाइल रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी ने चुनाव लड़ा वहाँ पर जाति बंधनों को तोड़ा है? क्यों तोड़ा है कि वहाँ पर भी आप देखते थे कि देखिए, मुद्दे ऐसे थे। ओबीसी वोट बैंक की ज़्यादा बात होती थी, यादव वोट बैंक, अखिलेश यादव की बात होती थी, लेकिन और बिहार में भी लंबे अरसे तक अगर लालू प्रसाद यादव ने सरकार चलाई, अगर तो उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी ने सरकार चलाई है, तो ये माना जाए कि ये सब एक वर्ग को ही वोट देते तो लंबे समय तक चला है। और ये फिर उसके बाद सेंट्रल में भी लालू प्रसाद यादव रहे, तो लंबे अरसे तक बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का नाम रहा। और अब उनके पुत्र जब तेजस्वी यादव ये कमाल कर रहे हैं और बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि राजनीति में ये देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी अपने अस्तित्व को बचा पाई है। तो मैं मानता हूं कि बिहार में आरजेडी अभी भी अपने अस्तित्व को बचा पा रही है और टक्कर दे रही है। और अगर यहाँ पर गठबंधन नहीं होता है, जो जिसको हम कहते हैं जेडीयू के साथ बीजेपी का गठबंधन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल में वहाँ पर जेडीयू आ जाएगी। तो इस बार ये है कि सीता माता के मंदिर की जिस तरह से घोषणा की गई है, वो एक पूरे वर्ग को तो देखा ही गया है, बहुसंख्यक वर्ग है, और एक इलाका जो है, इलाका जो सीतामढ़ी इलाका जो माता सीता मैथिल इलाका है, तो वहाँ की जो 20 से 22 जो सीटें हैं, जिले हैं, उनमें से जो सीटें आती हैं वो प्रभावित काफ़ी हो रही हैं। इस लिहाज से मैं देखूं तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अमित शाह जिस तरह से पूरी तरह से गोलबंदी कर रहे हैं, पूरी रणनीति वहां पर अपना रहे हैं, उसमें सफलता भी मिल सकती है। क्योंकि यही सफलता उत्तर प्रदेश में मिली थी जब सरकार वहाँ पर बन गई थी इन मुद्दों को लेकर। बस ये था कि वहाँ पर सेंट्रलाइज किया गया था। अगर जिम्मेदारी अमित शाह लिए गए थे तो केंद्र से वह गए, वहाँ पर पूरी भूमिका को सेंट्रलाइज किया। उसके बाद वहाँ पर योगी आदित्यनाथ को सत्ता दी गई कि आप इस सत्ता को चलाइए, और उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया। अभी हमने कहा कि 8 साल उनके पूर्ण भी हो गए योगी आदित्यनाथ के। तो ये बिहार और यूपी दोनों लगे हैं, दोनों लगे स्टेट हैं। तो अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बीजेपी पे भरोसा यहाँ की जनता, बिहार की जनता कर रही है तो किन मुद्दों पे करें? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर आपने 14 की बात की है तो तब उत्तर प्रदेश में देखिए यही हो रहा था जो आपने कहा है। यादव वोट बैंक अलग बना हुआ था, अल्पसंख्यक वोट बैंक अलग बना हुआ था, सवर्ण वोट बैंक हमने चर्चा की थी कि जैसे मायावती के पास पूरा सवर्ण वोट बैंक चला गया था। लेकिन जब अमित शाह पहुंचे, जब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तब तो प्रधानमंत्री नहीं थे, नेतृत्व में यूपी का चुनाव लड़ने की कवायद शुरू की गई, तो कोशिश की गई कि उत्तर प्रदेश की तमाम जनता को ये जातिगत जो बंधन है इससे मुक्त कराया जाए और मुद्दों में लाया जाए। तब सुरक्षा के मसले लाए गए, महिला सुरक्षाओं की बात की गई, उत्तर प्रदेश में विकास की बात की गई, जो माफियागिरी चल रही थी उसे खत्म करने की बात की गई, और जनता ने इस बात को समझा। और 71 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जीत होती है। इसके बाद 2019 भी आया, परिणाम लगभग वही रहे। अब आप देखिए कि 24 में क्या हुआ। 24 में एक बार फिर से वही धागा 10 साल के बाद फिर से विपक्षी पार्टियों ने बांधना शुरू किया। कौन सा? जातिगत। अखिलेश यादव का फॉर्मूला निकल कर आता है पीडीए का, पिछड़ा, दलित, अगड़ा, अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने फिर से एक बार राजनीतिक अपनी जातिगत राजनीति करनी शुरू कर दी, और परिणाम देखिए कैसे बदल गए। 33 सीटों पर आकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सिमट गई। भाजपा को इतना भारी नुकसान झेलना पड़ा, और ये नुकसान न सिर्फ भाजपा का है बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता का भी है, क्योंकि आपने जो प्रतिनिधित्व कम किया है। आज देखिए आप, कई ऐसे बिल हैं जो जाकर सदन में लटक रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी सीटें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो ताकत थी वो फिलहाल नहीं रही है। अब बिहार में भी यही हो रहा है। बिहार की तो पूरी राजनीति केंद्रित है। आप देखिए कि बिहार में अगर आप जाएंगे तो किसी की योग्यता पहले नहीं पूछी जाती है, पूछी जाती है वहां पर भाई आप कौन सी जात से हैं। ये बिहार की असल राजनीति है।
अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश सत्ता पर पहुंचने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से कहा है कि सत्ता हमारा आखिरी साधन नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए सत्ता विकास का सबसे बड़ा साधन होता है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर बिहार को विकास के ट्रैक पर लाना है, क्योंकि देखिए 2005 तक जिस लिहाज से आरजेडी की सरकारें रही, लालू प्रसाद राबड़ी का राज रहा, बिहार किस जंगल राज से गुजरा है वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी है। आज भी बिहार अपनी वो पुरानी खोई हुई ताकत जो नालंदा के वक्त थी, जो बिहार की सबसे बड़ी ताकत होती थी, वो नहीं हासिल कर पाया है। बिहार में आज भी अगर लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए होती है तो वो बिहार छोड़कर दिल्ली चले जाते हैं, बिहार छोड़कर बेंगलोर चले जाते हैं और वहां से अच्छी शिक्षा पाकर आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। तो बिहार में कैलिबर तो है, बिहार में योग्यता तो है, लेकिन बिहार में वो योग्यता पूरी तरह से कामगार साबित नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी वक्त लग रहा है। अब जातिगत बंधन से मुक्त कराने के लिए भाजपा का ये सबसे बड़ा एक दाव है जो सीता मंदिर के जरिए आ रहा है, क्योंकि मुश्किल होता है। देखिए, बरसों की पीढ़ियां हैं जो जातियों से बंधी हुई हैं, उन्हें ऐसा महसूस कराया गया है कि देखिए अगर आप यादव हैं तो अगर आप लालू प्रसाद यादव पर भरोसा जताएंगे, आप तेजस्वी यादव पर भरोसा जताएंगे तो हम आपके समुदाय के लोग हैं, आपकी जाति के लोग हैं, हम आपका कल्याण करेंगे। लेकिन ऐसी तस्वीर क्या 10 सालों में नजर आई थी? मुझे ये लगता है जैसे आपने बिहार में चर्चा की कि जातिगत बातें निकलकर सामने आती थी, लेकिन मैंने देखा कि तेजस्वी यादव लंबे अरसे से जातिगत बातों को न बोलकर विकास की बात, उन्हें समझ में आ गया ना। यस, और उन्होंने जो पिछले चुनाव में जो किया, वहां पर जो बेरोजगारों का मुद्दा उठाया, रोजगार देने की बात की, ये यही हुआ कि हम जातिगत बंधनों को वो करें। मतलब उनके जो पिता लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जो उनकी माँ हैं, जो राजनीति करती आई हैं और आगे चला पूरा क्रम, उन तमाम को लगा कि अगर मैं यूथ विंग से हूँ, मैं अगर युवा हूँ, तो मेरे को अगर युवाओं को जुड़ना है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और ये मुद्दा वही है कि बिहार के लोग कहाँ बसते हैं आपको पता है, महाराष्ट्र में आके बसते हैं, वहाँ रोजगार की तलाश करते हैं। बिहार में रोजगार तो है ही नहीं, ये बातें हैं। और बीजेपी का ये नारा रहता है कि हम वहाँ पर रोजगार का सृजन करेंगे, मतलब स्किल डेवलपमेंट, वहाँ पर उद्योगों की स्थापना हो जाए, ये तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी करती रहती है। और यही नीतीश कुमार की भी सोच रहती है। नीतीश कुमार की क्या सोच रहती है? गठबंधन अगर दोनों का बना है तो एक जैसी सोच चलेगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जिस प्रकार से अमित शाह है वो भाप लेते हैं कि तेजस्वी यादव का जो वर्क है वो जातिगत रूप से अब आगे बढ़ रहा है और विकास पे बात करने लगे हैं। तो उसी मुद्दे से करते हुए ये जो राम मंदिर का मुद्दा तो एक पुराना मुद्दा था बीजेपी का, वो जो लेके आगे चल रही थी, वो उन्हें बदला नहीं। और सांस्कृतिक विरासत के रूप में अगर माता सीता मंदिर की वहाँ पर स्थापना की जा रही है तो वो भी कुछ गलत नहीं है और एक मुद्दा भी वो नहीं है, ना वहाँ पर कभी मांग हुई है। लेकिन भावनाओं का जो ध्यान रखा जाता है बहुसंख्यक वर्ग की, उसकी बात करें। हम चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि विपक्ष ने मुद्दों को उठाया कि माता सीता का मंदिर बनेगा और राजनीति हो रही है, लेकिन आप देखिए कि 90 से जो बातें चल रही थी उस पर हम चर्चा नहीं करते थे क्या? वो लंबे समय से विपक्ष करता आया है। तो मैं ये मानता हूं कि ये मुद्दा तो हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव कितना व्यापक होगा, जनता कितना सोच रही है इस रणनीति के, अगर अमित शाह ने रणनीति के तहत सीधा बोलूं अगर वो इस बात को लेकर आए हैं तो उसमें कितनी सफलता मिलती है वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने किया, उत्तर प्रदेश में आप देखिए दोनों मुद्दे, एक बिहार और यूपी एक ही जैसे हैं। वहाँ पर लगातार अत्याचार बढ़ा था, अपराध बढ़े थे, तो अपराध, ये तमाम चीज़ों को मुद्दा बीजेपी ने उठाया, तो ये जो जाति वाले मुद्दे तो क्या हो गए, कम हो गए। और ये कहा जाने लगा कि अपराध नियंत्रण होना चाहिए, तमाम चीज़ों में। बिहार में भी ऐसी हालात बनने लगे हैं, बिहार में भी कोई ऐसी स्थिति अच्छी है नहीं कि सुधर गई हो। तो जहाँ पर डेवलपमेंट की बात की आएगी, विकास की बात आएगी, और हर एक युवा की सोच भी होती है कि कौन अपने घर में रह के काम नहीं करना चाहता, हम लोग बाहर काम करने नहीं जाना चाहते। तो इस सोच को लेकर अमित शाह सोचते हैं। और उन्होंने अगर मंदिर का मुद्दा उठाया तो एक सांस्कृतिक मंदिर की बात है। मुझे पता है 251 फीट मंदिर की बात कर रहे हैं और ये पहले भी ये बात हो चुकी है, आज पहली बार बात नहीं है। लेकिन विकास का ही मुद्दा इस चुनाव में महत्वपूर्ण होगा और अमित शाह या केंद्र सरकार लगातार इसमें काम में जुटी हुई है, चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो। तो मुझे लगता है कि एक मुद्दा हमें सामने दिख रहा है, लेकिन भविष्य की तस्वीर अलग है। और मुझे लगता है कि यहाँ सीटों को बढ़ाया भी जाएगा और गठबंधन में और भी ताकत यहाँ पर दिखेगी। देखिए, जो सीता माँ के मंदिर की बात हो रही है, ये किस लिए महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता हूँ। बिहार की अगर आप राजनीतिक पूरी तस्वीर देखेंगे तो बिहार में 82% हिंदू बहुसंख्यक है, 18% वहाँ पर अल्पसंख्यक है। अगर आप वोट बैंक को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक 20% से ज़्यादा अभी नहीं बढ़ पाया है।
27% करीब वोट बैंक फिलहाल आरजेडी के पास है और 36% वोट बैंक नीतीश कुमार के पास है, जिनका सबसे बड़ा वोट बैंक अति पिछड़ा वर्ग है। अब आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी यादव के पास अल्पसंख्यक का सहारा है और उसके बाद उनके पास ओबीसी वोट बैंक है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ दिनों की बिहार की तस्वीर देखें तो तेजस्वी यादव भले वो युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार के मसलों को उठा रहे हैं, लेकिन उनके पास यादव वोट बैंक जुड़ा हुआ है। वो इस बात को जानते हैं कि ओबीसी तो मेरे पास जुड़ा हुआ है। अब अति पिछड़े वर्ग तक पहुंचने के लिए और दलितों तक पहुंचने के लिए तेजस्वी यादव कई ऐसे कार्यक्रम में भी शामिल होते हुए नजर आए हैं, वो दलितों के मुद्दों को उठाते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस भी यही कोशिश कर रही है, कर्पूरी ठाकुर के कार्यक्रम में पहुंचते हैं राहुल गांधी। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, ये फिर से बिहार को जातिगत जो राजनीति है उसके कुएं में डालने वाली बात हो रही है। और भाजपा आप इस देखिए नजरिए से कि चाहती है कि बिहार अब जातिगत राजनीति से ऊपर उठ जाए, बिहार अब जाति के फेज में बंधने से बच जाए। अमित शाह का ये ऐलान जो उन्होंने सीता माँ के मंदिर को किया है, ये सांस्कृतिक बंधन में बांधने वाला है। जो 82% बहुसंख्यक वोट बैंक है या 82% वहां का जो हिंदू बहुसंख्यक है, उसे एक संस्कृति में कैसे बांधा जाए। अभी तो आपको अपनी पहचान यादव नजर आती है, अभी आपको अपनी पहचान कुर्मी नजर आती है, आपको अपनी पहचान दलित नजर आती है, लेकिन जिस लिहाज से आप देखिए कि जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था तो ये जातिगत बातें नहीं होती थी। राम मंदिर के आंदोलन में पूरा देश एक साथ था। राम मंदिर के आंदोलन में तमाम लोगों ने जाति बंधनों से उठकर इसमें भूमिका निभाई थी। ऐसे ही जब सीता माँ के मंदिर की अब जब बात आ रही है तो ये लोगों को एक सांस्कृतिक बंधन में बांधता है और जातियों से ऊपर उठाता है। जाहिर सी बात है, इसका भारतीय जनता पार्टी ने इसका शुरुआत किया है। लंबे दशक से बिहार में किसी पार्टी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। मिथिलांचल की बात करें तो 21 जिले मिथिलांचल में आते हैं, 21 जिलों में सीटें भी हैं। हम ये नहीं कह रहे कि किसी और पार्टी ने इस मुद्दे को बुनाकर बिहार की सत्ता में अपनी मजबूती साबित करने की कोशिश नहीं की, उन्हें करनी चाहिए थी। अगर सांस्कृतिक बंधन भी मजबूत होता है और आपको राजनीतिक ताकत भी मिलती है तो इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि इन मुद्दों को, बहुसंख्यक की भावनाओं को समझता कौन है, बहुसंख्यक की भावनाओं का सम्मान कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। नहीं तो निश्चित तौर पर जो सीता मंदिर का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दा व्यापक तौर पर बदलाव लाने के लिए तो काफी है। नहीं, अब आप ये बोल रहे हैं कि सीता माता मंदिर के लिए, देखिए मैं थोड़ा सा हटके बात इसलिए कर रहा हूँ कि आंदोलन तो कोई हुआ नहीं है, स्वयं ही अमित शाह ने वहाँ पर घोषणा कर दी है। तो बिहार में सिर्फ सीता माता मंदिर की बात एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाएगा, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। मुद्दा तो वहाँ पर विकास ही रहेगा, विकास के मुद्दे पे ही काम चलेगा, ठीक है। अति पिछड़ा वर्ग की ये बातें निकल कर सामने आती है, इसको आप इतनी जल्दी तोड़ भी नहीं सकते हैं। अभी आप ही चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान सीटें बढ़ी अखिलेश यादव की, मतलब आप ये मान सकते हैं कि जो जातिगत बंधन को विधानसभा चुनाव में तोड़ा गया था, लोकसभा चुनाव में जातिगत पावर बढ़ा, क्योंकि अखिलेश यादव तो विपक्ष में बैठे हुए हैं। अगर ये सबको पता है कि केंद्र में सरकार अकेले दम पर तो अखिलेश यादव बना नहीं सकते हैं, ठीक है, ये आप भी जानते हैं कि सीटें वहाँ पर कितनी 80 सीटें हैं, और लेकिन फिर भी अगर वहाँ पर सीटें बढ़ी, सपा की सीटें वहाँ पर बढ़ी, तो इसका ये मानना चाहिए कि अखिलेश यादव की दमखम अभी वहाँ पर है। और अखिलेश यादव की दमखम क्या वो उनका जो विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस था, मुख्यमंत्री के रूप में काम किया गया, वो था क्या? नहीं। देखिए जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा की आप बात करें, वो चुनाव तो विपक्ष ने पूरी तरह से एक एजेंडे पर लड़ा था, एक प्रोपेगेंडा पे लड़ा था। भाजपा को संविधान विरोधी बताया गया, ये तस्वीर पेश की गई उत्तर प्रदेश की जनता के सामने कि अगर भाजपा की 400 सीटें आएगी तो आरक्षण छीना जाएगा। तो वो जातिगत जो हेरफेर था वो तो वहां किया गया। लेकिन इतनी ज्यादा सीटें बढ़ना कहीं न कहीं, तो फिर आप देखें ना, उसके बाद जो आपको उपचुनाव नजर आता है, 10 सीटों पर उपचुनाव आता है, ठीक है, अखिलेश यादव एक सीट बस जीत पाते हैं। उपचुनाव की स्थिति अलग रहती है। उपचुनाव में आपको पता है कि किसी प्रकार की सरकार नहीं बनानी है, वहां पर आपको सांसद या विधायक चुनना है। उपचुनाव की स्थिति अलग रहती है, लेकिन सीट बढ़ा। आपने स्वयं कहा कि जातिगत बंधनों को तोड़ा था, विकास का मॉडल जो है डेवलपमेंट हुआ। जैसे अभी योगी सरकार ने बेहतर काम किया है तो उनकी भी पहचान स्थापित है, उनकी सत्ता पे भी कोई आंच नहीं आ पा रही है और लगातार चर्चा है। और हम तो लगातार इसलिए चर्चा करते हैं उनकी मजबूत छवि के कारण ही तो उनके केंद्र में चर्चा होती है योगी आदित्यनाथ की। तो बिहार की पृष्ठभूमि अलग है, बिहार का कंपेयर हम यूपी से नहीं कर सकते। मैं ये मानता हूं जातिगत बंधन टूट रहे हैं, लेकिन इतने अधिक नहीं टूट रहे हैं कि पूरी तरह से परिणाम जो हैं बीजेपी के पक्ष में आ जाए। हाँ, सीटें बढ़ी हैं, बीजेपी को वहां पर सीटें बनी है, गठबंधन मजबूत हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार की भी स्थिति आप देख रहे हैं कि क्या बन रही है। और क्या नीतीश कुमार के साथ चुनाव तो लड़ लिया जाएगा, और क्या मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा या बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा। अब ये भी चर्चा किया जाना चाहिए, क्योंकि अमित शाह चुनाव प्रचार में क्यों इतने पहले से 2 दिन का दौरा था, वो क्यों वहां पर घुसे? इसके पीछे बात ये कि अभी से वो रणनीति बनाना चाहते हैं। उनको पता है कि वहां पर आरजेडी अभी वर्तमान में मजबूत हुई है, वो टक्कर देने वाली हो जाएगी। ठीक है, कांग्रेस वीक है वहां पर, ये आपको भी पता है, कांग्रेस इतना नहीं, लेकिन ये जो तेजस्वी यादव वगैरह का जो परफॉर्मेंस है बेहतर हो रहा है, टक्कर दे सकते हैं। तो अभी बिफोर ही रणनीति के लिए बनाया जा रहा है, और आगे आप देखिएगा ये दौरे होंगे और प्रकार के। ये मैं मान सकता हूं कि सबसे ज्यादा जो हमला बोला जा रहा है वो राबड़ी और लालू प्रसाद यादव की पुरानी सत्ता पे ही बोला जाएगा, और निशाना गठबंधन के दौरान ये भी कहा जाएगा कि बेहतर काम नहीं कर पाए नीतीश कुमार के साथ। मैं गठबंधन की बात करूं, जब लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी का इन पार्टियों का आरजेडी का था। तो ये जो आगे की बात आएंगी, ये भी चर्चा का विषय जरूर बनेगी। लेकिन सिर्फ सीता माता का मंदिर है, इस पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, ना बीजेपी चुनाव लड़ी है। ये एक शुरुआत है कि हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। देखिए, मंदिर बनना, सीता माता का मंदिर बनना सांस्कृतिक पहचान तो है, लेकिन विकास की भी पहचान है। ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, वहाँ पर विश्वविद्यालयों की भी बात आ रही है, आईआईटी भी खोलने की बात आ रही है, जो कि लगातार गठबंधन से, जैसे ही गठबंधन बीजेपी का बना है, वो वहाँ पर विकास के लिए बात आ रही है। तो ये जनता के बीच में मैसेज दिया जा रहा है कि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं। तो बीजेपी का विकास का एजेंडा रहेगा, क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री सबका साथ और विकास की बात करते हैं, ना कि जातिगत बात करते हैं। देखिए ये जो अमित शाह ने पहली बार सीता मंदिर की बात की थी, गृह मंत्री अमित शाह ने, ये उन्होंने गुजरात में एक मैथिली महोत्सव हुआ था, ये वहां पर ऐलान किया गया था। और ये मांग है, ये अमित शाह का अपना ऐलान नहीं है, ये मिथिला के वो जो 21 जिले हैं मिथिलांचल के, सीतामढ़ी की, ये लंबे समय से मांग रही है, उन संस्कृतियों की मांग रही है कि जिस लिहाज से उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया गया, वैसे हमें बिहार में भी माँ सीता का एक भव्य मंदिर चाहिए। और गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी आवाज़, उनकी मांग को सुनी, और उसे अब बिहार में उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया। तो ये देखिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन एक सांस्कृतिक मुद्दा है जिस पर पहल बीजेपी ने की है। और ये पहल बीजेपी को कहीं ना कहीं जो बिहार की राजनीति की जातिगत पूरी गोलबंदी है उसे तोड़ने में भी और मुझे लग रहा है कि इसी पहल के जरिए ये बिहार चुनाव में जो आने वाले अक्टूबर या नवंबर में होगा, उसकी शुरुआत भी हो गई है। बिल्कुल। और ये पहला दौरा है अमित शाह का, उसके आगे और भी चीजें आएंगी, और ये जो चुनावी मुद्दे होंगे, और ये जो दौरा हुआ है, इस पे भी बातचीत जरूर होगी। विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन ये तय है कि हम बहुसंख्यक वर्ग की अगर बात करेंगे, उनकी आस्था की बात करेंगे, सांस्कृतिक धरोहर की बात करेंगे, तो आकर्षण तो बढ़ेगा, ये कम होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति की हरदम पहचान होती है। तो मैं ये मानता हूं कि ये मुद्दा नहीं है, ये बीजेपी का एजेंडा भी नहीं है। बीजेपी जो कहती है वो करती है, और वो आगे बढ़ रही है इस मुद्दे को लेकर। हाँ, जातिगत बंधनों को बीजेपी तोड़ने की कोशिश जरूर करेगी। विकास के मॉडल पर ये चुनाव लड़ा जाएगा, ये मैं कह सकता हूं। और इसको तोड़ने के लिए तेजस्वी यादव, जो नए राजनेता नहीं हैं, पिछले चुनाव में परफॉर्मेंस किया है, वो भी विकास की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगर वो बहुसंख्यक वर्ग को आकर्षित करना चाहते हैं, और जो आपने कहा कि ये 22 जो देखिए आप मसला देखिए, सीता माँ के मंदिर के ऐलान का एक राजनीतिक भी आप देखिए, अमित शाह हैं, उन्हें पता है कि अगर कुछ भी बहुसंख्यक वर्ग के लिए किया जाता है तो सबसे पहले उसका विरोध करने के लिए विपक्ष खड़ा हो जाता है। सीता माँ के मंदिर की बात आई तो विपक्ष को कहीं ना कहीं मिर्ची लगने ही लगी है। और जब विपक्ष इसके खिलाफ उतरेगा तो वो जो एक तस्वीर बनेगी, वो फिर बिहार में राजनीतिक रंग भी बदलेगी। तो इंतजार रहेगा कि आने वाले दिनों में बिहार की जो तस्वीर है किस लिहाज से अपनी करवट बदलेगी। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।